नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज मेरे खास मेहमान हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कानून एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यह बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने शुरुआत की है, सारे के सारे मंत्री सातों दिन 15-17 घंटे काम कर रहे हैं, ये शुरू का जोश है या आपको लगता है कि 5 साल इसी रफ्तार पर सरकार काम कर पाएगी? नहीं, जोश का सवाल नहीं है, ये अपने दायित्व का एहसास है। अब मैं भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में सरकार को अंदर से देख रहा हूं। इतनी हालत खराब है, इतना अधिक अनिश्चितता है, टेलीकॉम विभाग में कोई काम करने को तैयार नहीं है, निर्णय देने को तैयार नहीं, इतना खौफ था। मुझे पदाधिकारियों की बैठक देनी पड़ी, उनको उत्साहित करना पड़ा कि मोदी जी की सरकार है, अब किसी के दबाव में, किसी लॉबिंग के प्रभाव में काम नहीं होगा, ईमानदारी से, पारदर्शिता से फैसले होंगे। तो मोदी जी के बारे में आप जानते हैं, 14 साल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक दिन छुट्टी नहीं ली। 4.5 महीना कैंपेन करने के बाद उन्होंने एक दिन ब्रेक नहीं लिया। तो क्या मतलब आपकी भी छुट्टी कैंसिल? अब नहीं, छुट्टी कैंसिल का सवाल नहीं है, मैं तो ऐसे भी काम करता रहा हूं। लेकिन हां, नरेंद्र मोदी जी ऐसे योग्य, प्रभावी और मेहनत करने वाले प्रधानमंत्री के साथ काम करके बहुत ही अंदर से संतोष मिल रहा है कि मैं देश के लिए कुछ कर पा रहा हूं। यह सवाल सिर्फ कुछ हफ्तों का नहीं है, ऐसी मेहनत हम हमेशा करेंगे क्योंकि इस देश को सुधारना है। पर आप कह रहे हैं कि अफसरों का विश्वास टूट गया है, काम करने से वो कतरा रहे हैं या फाइल पर साइन करने से उन्हें डर लगता है, तो क्या आप करेंगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो खोया विश्वास है, टूटा विश्वास है, वापस आए? बहुत सही कहा आपने, हम प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने स्वयं प्रयास किया, उन्होंने सारे सचिवों की बैठक बुलाई, 2.5 घंटे की बैठक में उनको 2 घंटा बोलने दिया, अपनी कठिनाई को बताओ, फैसले करो। ये जो मैं कह रहा हूं, अफसर अच्छे हैं, ईमानदार भी हैं, मेहनतकश भी हैं, लेकिन ऐसे खौफ का माहौल और भ्रष्टाचार का माहौल रहा है, उसका असर उनके। किस चीज का खौफ है अफसरों को? कब फंस जाएंगे, क्या फैसले कराए जा रहे हैं, अतीत में क्या हुआ बताने की जरूरत आपको नहीं है, आप जानते हैं कैसे कैसे क्या हुए। इसलिए उनके अंदर का आत्मविश्वास जगाना जरूरी है कि मोदी जी की सरकार प्रामाणिकता से, पारदर्शिता से, ऑब्जेक्टिवली फैसले करेगी तो देश। पर कुछ सवाल यह भी उठे कि प्रधानमंत्री सचिवों से सीधे बातचीत क्यों कर रहे हैं? क्या वो मंत्रियों को बाईपास करते हुए डायरेक्ट रिश्ता बनाने की कोशिश करें? क्या आपको लगता है कि यह पहल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। पहली बात आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री पूरे टीम का नेता होता है, देश का नेता भी होता है, और मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको देश की जनता ने देश का नेता चुना है। एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है 30 वर्षों के बाद। ऐसी परिस्थिति में राहुल कंवल जी, आज जब वो पूरे प्रशासन को सुधारने के लिए फीडबैक ले रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, पदाधिकारियों में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं, तो क्या गलत है? आपके मैंडेट, आपके एजेंडे की बात की जाए तो कानून मंत्रालय से अगर शुरू करते हैं, कई सारे कानून हैं जो कि कई दशक पुराने हैं, जिनकी इस वक्त कोई जरूरत नहीं। पहले भी जब बीजेपी की सरकार आई थी, बात हुई थी बदलने की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस ने 10 साल कुछ किया नहीं, आप क्या करेंगे? देखिए, स्वयं प्रधानमंत्री का निर्देश है कि हर विभाग में ऐसे 4-5 कानून पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाएं। मैं स्वयं कर रहा हूं। क्या कानून तय किया आपने? अब ये तो डिटेल की बात है, उस पर आपके सामने चर्चा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन इस देश में पूरे कानून के मामले में आपने पूछा, मैं 2-3 बातें बता दूं। सिस्टमेटिक चेंज करने की जरूरत है। सिस्टमेटिक चेंज मतलब क्या? एक तो ढांचागत सुविधा बढ़ानी पड़ेगी, जजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, निर्णय की प्रक्रिया बढ़ानी पड़ेगी, और अधिक काम हो वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा कंप्यूटराइजेशन का सहयोग करना पड़ेगा। मैंने पूरे जो हाई कोर्ट के स्ट्रेंथ हैं उसके रिव्यू का आदेश दिया है, उसमें प्रदेशों की सहमति जरूरी है। 5 प्रदेशों से सहमति आ चुकी है और बाकी कर रहे हैं। फिर जो लोअर जुडिशरी है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये सिस्टमेटिक चेंज है, वो एक बात हुई। ऐसे कानून जो पुराने हैं, जिनकी उपयोगिता नहीं है, उनको हटाना दूसरी बात हुई। फिर जो मेडिएशन है, ऑल्टरनेटिव है, जैसे हमारे, आपको याद होगा कि मैनिफेस्टो का एक पार्ट है कि हिंदुस्तान को आर्बिट्रेशन का हब बनाया जाए। सिंगापुर है, मलेशिया है। मैंने विभाग के लोगों को निर्देश दिया है, इसके बारे में विस्तार से तैयारी करो, क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से यंग लड़के लॉ में आ रहे हैं, 5 डिग्री कोर्स है, तो हम हिंदुस्तान के लीगल रिड्रेस को देश के ग्रोथ के लिए मजबूत करें, ये हमारी कोशिश है। नहीं, पर ये तो ख्वाब बहुत दूर का है। हकीकत यह है कि सालों साल लग जाते हैं किसी भी केस को सुलझाने में, निपटाने में। उसके बारे में क्या करेंगे मंत्री जी आप? देखिए, उसके बारे में 2-3 चीजें हो रही हैं। एक, कई क्रिमिनल केसेस को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, उसमें काफी सुधार हुआ है, ये सच्चाई है। सिविल केसेस भी अपनी जगह पर हैं। इन सबको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इसको आप एक तरीके से नहीं कर सकते हैं, सामूहिकता में, टोटलिटी में देखना पड़ेगा, और पूरी वो टोटलिटी का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो, ये हमारी कोशिश है। कैसे करेंगे, कितना वक्त लगेगा?
नहीं, वक्त बहुत जल्दी लगेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने आपको बताया, मैंने सारे चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है स्वयं कि जो पुराने केसेस हैं उनको स्पीड अप किया जाए। मैंने आग्रह किया है कानून न्याय मंत्री के रूप में, जो जुडिशियल वैकेंसीज है उसको फिलअप किया जाए। ये आपको मैंने बताया, कंप्यूटराइजेशन की बात, संख्या बढ़ाने की बात, ये सारी बातें हम कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि सवाल एक प्रस्ताव ये भी आया कि जो कोर्ट्स हैं वो 365 दिन बैठने चाहिए, छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, ऑल्टरेशन में जज काम करें, लेकिन कोई ना कोई जज हमेशा काम पर होना चाहिए। वो तो जजों ने खारिज कर दिया। अब आप कानून मंत्री के तौर पे क्या चाहते हैं कि जो जज हैं वो जितना काम कर रहे हैं उससे ज्यादा काम करें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस काफी काम करते हैं, मैं जानता हूं। कुछ लोगों ने कहा है कि और काम होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि जुडिशरी के मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्य में और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उसमें बातचीत किया जाएगी कि इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है। उनको निर्णय करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समय चाहिए। तो हम और कोर्ट की वर्किंग डेज को और बढ़ा सकते हैं क्या, ये प्रस्ताव आया है, इसमें चर्चा करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा? स्कोप है, लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति के साथ ही कोई फैसला होना चाहिए, यह मेरा बहुत ही प्रामाणिकता से मानना है। न्यायालय में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोअर जुडिशरी से लेकर हायर जुडिशरी तक बातें तमाम हुई, उसको सुधारने की अब तक काम कुछ नहीं हुआ। आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारी भूमिका इसमें प्रभावी भी है और सीमित भी है। हम इसको सेंसिटाइज कर सकते हैं। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का पूरा सम्मान करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है ना, कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कई बार कई निर्देश दिए हैं, बहुत जरूरी है। तो हम इस कोशिश करेंगे कि इसको सेंसिटाइज किया जाए। फिर जो लोअर जुडिशरी है, भारत के संविधान के अंतर्गत वो आती है संबंधित हाई कोर्ट के निर्देश में, तो इसको हम बाकायदे हमेशा कोर्ट को, चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेंसिटाइज करते रहेंगे कि इसको प्रायोरिटी मिले। मैं ये नहीं मानता हूं कि सभी करप्ट हैं, क्षमा करिए, ये आरोप भी गलत है। नहीं, कोई नहीं कह रहा कि करप्शन सब है। एक मिनट, बहुत सारे जजेस ईमानदार हैं, बहुत बड़ी संख्या में ईमानदार हैं। कुछ गड़बड़ियों की शिकायत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि देश में जो उत्साह का एक नया माहौल बना है, एक आशा का माहौल बना है, जुडिशरी में इस आशा के माहौल में जो भी आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी जरूर करेगी। सरकार के वायदों को उठाते हैं, एक बार बार जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अब से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर कहा जाएगा। बार बार कश्मीरी पंडितों से निवेदन हो रहा है कि आप वापस आइए, सरकार आपकी मदद करेगी। लेकिन अभी भी पंडितों में विश्वास नहीं बना है, वो अभी भी खौफजदा हैं, लौटने से डर रहे हैं। आप क्या करेंगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपनी सरजमी पर वापस जा पाए? मैंने सारे सवाल आप 15 दिन में ही आप परेशान हो गए, तो खौफ जना है। खौफ तो है, इसमें क्या गलत है? 10 साल से यूपी सरकार ने कुछ नहीं किया। जिस तरह से पाकिस्तान का आतंकवाद होता है, जिस तरह कश्मीर की सियासत होती है, वो छुपाने की जरूरत तो नहीं है। इसके बावजूद वहां पर यह बताने की जरूरत है जो हम कर रहे हैं, चाहे वहां की सियासत हो या वहां के नेता हो, कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उनको जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा राजनाथ जी उस दिशा में कई प्रयास कर रहे हैं, उनको कई पैकेज देने की बात कर रही है। तो हम विश्वास लगाने की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा, उसमें हम बहुत ही सख्त हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ को साफ साफ कहा कि जब बम के धमाके होंगे तो बातचीत की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। तो जितना कन्वे करना है कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कश्मीर में भी आशा और विश्वास का माहौल बन रहा है, क्योंकि कश्मीर में हम 3 सीट जीते हैं, नहीं भूलिए आप। जम्मू जीते हैं, उधमपुर भी जीते हैं और लद्दाख भी जीते हैं। पर घाटी का क्या? वहां के लोग कह रहे हैं कि चलिए इनकी प्राथमिकता है कि पंडित लौटें, जो अच्छी बात भी है, लेकिन जो घाटी के मुसलमान हैं उनके बारे में आप क्या करें? देखिए, ये हिंदू मुसलमान को करके सोचिएगा तो ये बड़ा अन्याय करिएगा। कश्मीर की घाटी के मुसलमान भी हिंदुस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर के बड़े ही गौरवशाली बाशिंदे हैं, और कश्मीरी पंडित भी हिंदुस्तानी हैं, और वो भी कश्मीर के अवाम है। नहीं, पर कश्मीर की समस्या का समाधान सिर्फ पंडितों के लौटने से नहीं होगा। आप बार बार कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होना चाहिए, तो कश्मीर पर आपकी सरकार का कश्मीर का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पहला है, कश्मीर को चाहिए गुड गवर्नेंस, कश्मीर को चाहिए भ्रष्टाचार रहित शासन, कश्मीर को चाहिए रोजगार, कश्मीर को चाहिए विकास, और वहां पर गुड गवर्नेंस की आवश्यकता बहुत है। आपको लग रहा है उमर दे पा रहे हैं गुड गवर्नेंस? अब आप मुझे नहीं, मैं टिप्पणी मत कराइए। आपने पूछा समस्या क्या है, तो समस्या मैंने आप बता दिया, उसमें काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन रविशंकर जी, जब से आपकी सरकार बनी है, यूपी में एक के बाद एक रेप के केस हुए हैं, तो यूपी की जनता तो ये पूछ रही है, ऐसा तो नहीं था कि आपकी सरकार ने कहा था कि यूपी में अच्छे दिन नहीं रहेंगे, यहां बुरे दिन जारी रहेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए, आपने बहुत सही कहा, यूपी में दुर्भाग्यपूर्ण है, घटनाएं एक के एक बाद हो रही हैं।
और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, अखिलेश यादव की सरकार को इस मामले में जितनी सख्ती की जरूरत थी उतनी नहीं कर पा रहा है। देखिए, सरकार किसी पार्टी की भी हो, आवाम को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस सरकार में हमारी सुनवाई होगी। यूपी की जनता में शायद ये विश्वास नहीं आ पा रहा है, और जो अपराधकर्मी हैं उनके मन में ये खौफ नहीं हो पा रहा है कि हम अपराध करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कब तक जारी रहेगा ये? अब एक मिनट, हमारी ओर से स्वयं गृह मंत्री ने इस बात को कहा है। अगर आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि क्या हम यूपी की सरकार को डिसमिस करेंगे, तो भारत के कानून मंत्री आपको ऐसा कुछ नहीं कहने वाले हैं। ये बहुत मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं। करेंगे नहीं? आप करेंगे नहीं करेंगे डिसमिस? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट कहेंगे कि अपनी ओर से बार बार प्रदेश सरकार को बताया गया है कि वो अपने विषय को सुधारें। आपने मालूम होगा, अखिलेश जी स्वयं प्रधानमंत्री से मिले हैं, गृह मंत्री जी ने भी वहां पर गए थे, वो स्वयं लखनऊ के सांसद हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी रहे राजनाथ सिंह जी, इन विषयों को बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव अगर एक युवा मुख्यमंत्री हैं तो अपनी इस गंभीरता को समझेंगे कि बार बार अगर इस तरह के बलात्कार की घटनाएं आती हैं तो उससे न यूपी की छवि ठीक होती है, न यूपी की जनता को शांति मिलती है, न हिंदुस्तान की छवि। तो अगर नहीं सुधार पाए फिर क्या होगा? क्या आप आगे चल के प्रेसिडेंट रूल के बारे में सोचेंगे? नहीं, अब ये अभी जनता मांग कर रही है कि हटा दीजिए चुनाव, कर देख लेते कौन जीतता है। देखिए, आपको मालूम है कि भाजपा मोदी जी की सरकार इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है कि जिसको चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। हाँ, एक चीज जरूरी है, राष्ट्रपति शासन का एक अपना स्तर है, उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता, मैं आपको बोलना चाहता हूं। और जब हमारी सरकार ईमानदारी से कहती है कि हम संघीय ढांचे का सम्मान करते हैं, फेडरल प्रिंसिपल का, हम पूरे और हम टीम इंडिया में सारे मुख्यमंत्री और प्रदेशों को भी लेकर चलना चाहते हैं। जब नरेंद्र मोदी इस तरह से बातों को दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा राज्यसभा में रखा, तो हम उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव भी समझेंगे कि जो छवि उत्तर प्रदेश से आ रही है वो ठीक नहीं। बार बार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के नेता टारगेट हो रहे हैं। हाल ही के दिनों में कुछ नेताओं की मौत भी हुई। क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? ये ठीक नहीं है, ये अपराध भी है और शायद कहीं ना कहीं मोटिवेटेड भी है। इसको देखने की जरूरत है। कैसे देखेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, हम जैसे हमारे सांसद गए बंगाल में देखने के लिए। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, हमारी इस विजय के बाद देश में बीजेपी के प्रति एक श्रद्धा और विश्वास का माहौल बन रहा है। जब मैं युवा मोर्चा का प्रभारी था तो मैं बंगाल का प्रभारी था, वहां की राजनीति को जानता हूं। इस बार भी चुनाव प्रचार में बहुत कुछ किया। आज बंगाल में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग भाजपा में आ रहे हैं। यूपी में भी लोग बदलाव की कोशिश में हैं। तो बदलाव की कोशिश खौफ से नहीं रोकी जा सकती, यह बात समझने की जरूरत है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। राजनीति में हार जीत लगी रहती है। आप अच्छा काम करिए, चीजों को सुधारिए, वरना देश की जनता दिखा देगी कि मुलायम सिंह जी 5 पे सिमट गए, 4 सिर्फ परिवार आया, लालू जी 3 पर रह गए, पत्नी हार गई, बेटी हार गई, नीतीश कुमार जी 2 पर रह गए। तो ये हिंदुस्तान में एक नई राजनीति की शुरुआत है। देश की जनता बहुत परिपक्व है, बहुत ही प्रामाणिक है। कल हम लोग गोवा में थे, जहां पर प्रधानमंत्री विक्रमादित्य को देश को समर्पित करने आए। उसके बाद जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसे फैसले लेने वाला हूं जिसको लेकर मेरी लोकप्रियता कम हो। अब बजट नजदीक है, लोग बड़े चिंतित हो गए कि तो अच्छे दिन के वायदे किए थे तो बुरे दिन के लिए तैयारी करने को कह रहे हैं। क्या हो रहा है? देखिए, बजट पर क्या करेंगे वो वित्त मंत्री बोलेंगे, मेरा बोलना उचित नहीं है। लेकिन एक बात, जैसा मैंने आरंभ में कहा कि सही में देश की हालत बहुत खराब है। अभी तो हम बाहर से आलोचना करते थे, जब देश को हम अंदर से देख रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से अपने शपथ की मजबूरी के कारण बहुत कुछ मैं आपको बाहर नहीं बता सकता हूं। सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि यूपीए सरकार 10 साल कैसे चली है, कैसे फैसले किए गए हैं, उसका देश का क्या अहित हुआ है, ये बहुत ही गंभीर बात है। वो सुधारना पड़ेगा, और सुधारने के लिए अगर कभी कभी बिटर मेडिसिन होती है तो शुरू में दर्द होता है, लेकिन बाद में तबियत ठीक जनता तो बाद में तबियत ठीक होती है। पर जनता तो कहेगी अच्छे दिन कहा था, बुरे दिन आपने पहुंचा दिया। ये जनता नहीं कहेगी, राहुल कंवर को उसकी अधिक चिंता लग रही है। अच्छा, ये बताइए कि एक बड़ा सवाल ये उठा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो पोस्ट है पार्लियामेंट में, वो आप लोग कांग्रेस को नहीं देना चाह रहे। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है। आजकल सीवीसी, सीबीआई डायरेक्टर, लोकपाल के चयन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका होती है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि हम ऑपोजिशन को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, हम नंबरों पर नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो नंबर का हवाला देते हुए आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी देना चाहते। देखिए, पहली बात है कि यह निर्णय स्पीकर का होगा, और यह सवाल आप मुझसे पूछकर बड़ा अन्याय कर रहे हैं। स्पीकर के क्षेत्राधिकार में मुझे अतिक्रमण करने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि मैं देश का कानून मंत्री हूं और स्वयं भी वकील रहा हूं,
तो मैं चाहता हूं सीधी बात के माध्यम से कुछ लोगों को बताया जाए। 69 से एक फैसला है स्पीकर का जो पिछले 46 साल में नहीं बदला है, और वो एक कांग्रेस के स्पीकर ने लिया था कि आपको अगर प्रमुख विपक्षी दल बनना है तो आपको 10% होना पड़ेगा, जो कोरम की आवश्यकता है, 55 नंबर या 53 नंबर आता है। वो एक निर्णय है। पिछले 45 वर्षों में जितने बने हैं विपक्ष के नेता, जो नहीं बने हैं वो उन्हीं मानकों के कारण नहीं बने हैं। पर 40 साल पहले और अब में फर्क यह है कि सीबीआई, सीवीसी, इन सब की नियुक्ति में अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहिए आपको। मैं समझ गया, तो इसीलिए उसका विचार स्पीकर करेंगे, रविशंकर प्रसाद नहीं करेंगे, न राहुल कंवल करेंगे। मैंने सिर्फ आपको कानूनी स्थिति के बारे में बताया जो क्या है, अब बाकी स्पीकर को छोड़ दीजिए आप। चलिए, अब तक तो बीजेपी और एनडीए की सरकार ने पहली बॉल पे छक्का लगाया है, बाकी पारी में क्या होता है, कितने रन बनते हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है, इस पर हमारी नजर है। रविशंकर प्रसाद जी, आप सीधी बात कार्यक्रम में आए, आपने अपने वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।